Dear students, good morning. Welcome to रौनियार स्टडी। आपको ये पता होगा कि बोर्ड परीक्षा आपके नज़दीक आ चुका है और सबसे बड़ी टेंशन ये रहता है कि हम बोर्ड परीक्षा में अंक कैसे अधिक अर्जित करें। तो इसको बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग लाए हैं एक प्रैक्टिस सेट, जो आपको 5 सेटों में प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा इस केवल रौनियार स्टडी में। रौनियार स्टडी का ये प्रैक्टिस सेट कुल इसका खर्च है 999 रुपये, लेकिन आपके लिए एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ये केवल पूरा प्रैक्टिस सेट, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट सिर्फ 500 रुपये में आपको दिया जा रहा है। अतः आप अधिक से अधिक सबसे पहले कि आप इस रौनियार स्टडी को गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लें और इस प्रैक्टिस सेट को खरीदें। ये मेरा पहला सेटअप है, तो हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले कि बोर्ड परीक्षा का जो बायोलॉजी का होता है, ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक 70 मार्क्स का होता है। तो पहला ये होता है कि इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, जिसमें आप जो भी उत्तर लिखेंगे उसके उत्तरों की पुष्टि आप नामांकित चित्रों की सहायता से ही कीजिएगा और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे रहेंगे। आप उसको देख के उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है बहुविकल्पी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो 4 नंबर के आते हैं। तो इसमें सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है। सबसे पहले एंड्रोजेंस होता क्या है आप ये जानिए। एंड्रोजेंस जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो किसके द्वारा, लेडिंग सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, लेडिंग सेल्स जो होता है इसका सही विकल्प है लेडिंग सेल्स, जो क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस का स्राव करता है। सर्टोली जो सेल्स होता है, जो दूसरा ऑप्शन है, ये क्या करता है, जो स्पर्म बनता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और स्पर्मेटिड्स जो होता है ये क्या होता है कि इसी से स्पर्म का निर्माण होता है। इसलिए पहले का सही विकल्प होगा लेडिंग सेल्स, जो क्या करता है, एंड्रोजेंस का स्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है। तो आप देखिए क्या लिखा है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है। तो वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसको डीएनए का रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। इसको डीएनए का रासायनिक चाकू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एंजाइम जो है डीएनए को विशिष्ट क्रम पर, विशिष्ट सीक्वेंस पर, एक निश्चित सीक्वेंस पर काटने का कार्य करता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसका पूरा नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। त्रिसूत्रता मतलब ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब ये होता है कि 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है इसमें 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाए। ये देखिए 2 के बजाय 21वीं जोड़ी में कितने, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो 21वीं जोड़ी में अगर ट्राइसोमी हो रहा है तो डाउन सिंड्रोम होता है। अतः विकल्प तीसरा सही है। लेकिन आप ये जानिए कि इस डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, क्योंकि हमने बताया ये क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसके साथ साथ आपको इससे अन्य रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम जो होता है आप जानते हैं कि जब 21वीं जोड़ी में
ट्राइसोमी होता है तो डाउन सिंड्रोम होता है। और इस डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित बालक होता है उसका कद छोटा होता है, सिर चौड़ा होता है, आंखें तिरछी होती हैं, जीभ जो होता है मोटा होता है, तोंद निकला होता है। और इस डाउन सिंड्रोम को चूंकि ये मंगोल जाति के भांति दिखाई देते हैं, इसीलिए इस सिंड्रोम का एक और नाम मैंगोलिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि वीडॉल परीक्षण यानी वीडॉल टेस्ट द्वारा होता है? तो वो होता है टाइफाइड। इसका सही विकल्प है टाइफाइड, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से ये टाइफाइड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका बहुविकल्पिक जो है, बहुविकल्पी के बाद आता है जो क्वेश्चन वो आता है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सी गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। बायोगैस का मतलब ये होता है कि जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस प्लांट में बायोगैस निकलता है, उस गोबर गैस में CH4 मेथेन ये एक ज्वलनशील गैस होती है। इस बायोगैस में सबसे प्रमुख गैस होती है मेथेन, जो लगभग 60 से 65% इस बायोगैस में मेथेन होता है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका 30 से 35% होता है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये आपका 1 से 2% इसका मिश्रण जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का होता है। और सूक्ष्म मात्रा में आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसेज होती हैं। ये सारे गैस सब मिल के गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो बायोगैस को गोबर गैस प्लांट में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? सबसे पहले जानिए कि एक्रोसोम होता क्या है। तो एक्रोसोम, जब आप स्पर्म की संरचना देखेंगे तो स्पर्म में एक हेड भाग होता है। इस हेड भाग पे एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। यह एक्रोसोम होता है। इस एक्रोसोम का निर्माण जो होता है गोल्जी बॉडी से होता है। और यह एक्रोसोम का क्या महत्व पूछ रहा है, तो एक्रोसोम निषेचन के समय एक एंजाइम हाइलोरोनिडेज एंजाइम, यह हाइलोरोनिडेज एंजाइम का स्राव करता है। यह एंजाइम जो होता है करता क्या है, तो आप ये इस जो ओवम होता है उसके जो द्वितीयक भित्ति को गला देता है, जिसके कारण स्पर्म आसानी से अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट का पूरा नाम। तो गिफ्ट जो होता है इसका पूरा नाम होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये गिफ्ट का पूरा नाम होता है। और ये गिफ्ट होता क्या है थोड़ा सा समझिएगा कि अगर किसी महिला में अंडाणु का निर्माण यानी ओवम का निर्माण नहीं होता है, तो उस दशा में कोई दाता स्त्री अपने अंडाणु को क्या देती है, किसको, जो ग्राही महिला होती है उसको देती है। उस दाता महिला के अंडाणु को ग्राही महिला के फैलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को गिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं
और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? सबसे पहले कि आभासी फल होता क्या है, समझिएगा कि आभासी फल, पहले चीजें कि सभी लोग जानते हो कि निषेचन के पश्चात अंडाशय ही फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय ही क्या होता है? फल में परिवर्तित होता है। तो ऐसे फल को हम सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और यदि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग, चाहे वो पुष्पासन हो चाहे वायदल हो, अगर किसी फल का निर्माण हो रहा है तो ऐसे फल को आभासी फल या असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसमें पुष्प का कौन से भाग से इस फल की रचना होती है? तो पुष्पासन से, यहाँ पे जो सेब होता है पुष्पासन भाग से ही सेब का निर्माण होता है। तो पुष्प का कौन सा भाग? पुष्पासन ही इस फल का निर्माण करता है। तो इसीलिए इसको असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जेड डीएनए क्या है? इसके प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? सबसे पहले कि जेड डीएनए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि डीएनए जो होता है मुख्यतया दो ही प्रकार का होता है। एक होता है ए डीएनए और दूसरा होता है बी डीएनए। लेकिन जब लवण की मात्रा उच्च हो जाती है तो उस दशा में उच्च लवणता की दशा में क्या होता है कि बी डीएनए ही जेड डीएनए में परिवर्तित होता है। और जेड डीएनए है क्या, ये किस में पाया जाता है? तो जेड डीएनए केवल ट्यूमर वायरस में पाया जाता है। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो उनके जो कुंडलन होते हैं वो जिगजैग मोशन में होते हैं। और इसके प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो इसके प्रत्येक कुंडलन में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 12 होते हैं, 12 होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। वही बी डीएनए में अगर आप देखें तो 10 होता है और इसमें जेड डीएनए में 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी पर टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, पहले ये जानिए। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसको IVF, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले किसी महिला या तो ग्राही हो या तो दाता हो, किसी महिला से हम क्या करते हैं? अंडाणु को निकालते हैं। और किसी पुरुष या दाता से हम स्पर्म लेकर इसको क्या करते हैं? प्रयोगशाला में लेकर एक टेस्ट ट्यूब में हम दोनों को डाल देते हैं। किसको? स्पर्म को और ओवम को। और फिर उसका फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर कराते हैं। जब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है तो सबसे पहले 8 सेल वाला जब जाइगोट बन जाता है, 8 सेल वाला, तो उस जाइगोट को या भ्रूण को, 8 कोशिकीय जाइगोट या भ्रूण को हम क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब से निकालकर इसको माता के कहाँ पे, जो माता के अंदर फैलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं जिप्ट, जाइगोट इंफ्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका पूरा नाम क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यह कब होगा जिप्ट? जब हम 8 कोशिकीय भ्रूण को या जाइगोट को माता के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो इसे हम जिप्ट कहते हैं।
और कभी कभी दूसरी प्रोसेस में जब 32 कोशिकीय यानी 8 से अधिक जब कोशिका वाली जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इसको हम सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा ये आपका IVF होता है। तो हम दोनों प्रक्रियाओं से जब गुजर जाते हैं तो फिर माता के गर्भ में जो शिशु उससे गर्भ से जो शिशु जन्म लेता है उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले टेस्ट ट्यूब जो बेबी बना था वो इंग्लैंड में बना था और वो एक बालिका थी जिसका नाम ल्यूस ब्राउन रखा गया था। ल्यूस ब्राउन जो आप बहुत ही बड़ी हो चुकी है, वयस्क अवस्था में पहुंच चुकी है, ये बहुत पहले ये किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोगजनक क्या है। अगला क्वेश्चन है रोगजनक क्या है। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर तथा फाइलेरिया उत्पन्न करने वाले रोगजनकों के नाम तथा इन रोगों के लक्षण लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं रोगजनक, जिसको पैथोजेंस कहते हैं। रोगजनक जिसको इंग्लिश में पैथोजेंस कहते हैं। नाम से देखिए रोगजनक, जनक माने माता पिता, यानी जो पैदा करे यानी जो रोग उत्पन्न करे, वे जीवधारी जो रोग उत्पन्न करें, जिनके द्वारा रोग उत्पन्न हो, तो ऐसे जीवधारियों को हम रोगजनक कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। यानी जिसके कारण रोग होता है वो क्या होते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं। अगला उसी में क्वेश्चन है कि मनुष्य में टाइफाइड ज्वर, देखिए टाइफाइड, जो टाइफाइड रोग होता है ये इसका क्या पूछा है, रोगजनकों के नाम। तो ये टाइफाइड जो ज्वर होता है एक प्रकार का ये ज्वर है जो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के ये संक्रमण से ये रोग होता है। और ये बैक्टीरिया जो है किसको, आंत्र की दीवारों को संक्रमित करता है। ये आंत्र की दीवारों को संक्रमित करता है। ये आंत्र की दीवारों को संक्रमित करने के पश्चात ये लंग्स, हार्ट व लीवर को प्रभावित भी करता है। और इसके कारण इसका लक्षण भी लिखना है, तो इसके कारण तेज बुखार आता है, बदन में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, इस रोग के लक्षण होते हैं। इसी में डाला है कि फाइलेरिया रोग। तो हम फाइलेरिया रोग के बारे में चलते हैं कि फाइलेरिया रोग है क्या। अगला है फाइलेरिया। यह जो फाइलेरिया रोग है इसी को हम हाथी पांव भी कहते हैं, इन्फेंटाइटिस जिसको हम कहते हैं, जो उसको फाइलेरिया हाथी पांव कहते हैं। यह फाइलेरिया जो रोग होता है एक निमेटोड के कारण होता है। उस निमेटोड का नाम है उचेरेरिया बैंक्राफ्टी। उचेरेरिया बैंक्राफ्टी नामक ये निमेटोड के कारण फाइलेरिया रोग होता है। और इस फाइलेरिया रोग में जो ये निमेटोड होता है, यह निमेटोड एक मच्छर होता है क्यूलेक्स। इसी क्यूलेक्स मच्छर इस रोग का वाहक होता है। और यह क्यूलेक्स मच्छर जब आपको काटता है तो ये जो निमेटोड होता है ये क्या करता है
कि ये सबसे पहले जो लसिका वाहिनी के द्वारा लसिका अंगों को संक्रमित करते हैं, जिसके कारण लसिका अंगों में तरल भर जाता है, जिसके कारण आपके पाँव जो होते हैं हाथी के पाँव के समान फूल जाते हैं और साथ ही साथ सेक्स ऑर्गन्स फूल जाते हैं। इसी रोग को फाइलेरिया रोग कहते हैं। तो इसका लक्षण क्या है? तो इसमें क्या होता है, हाथी के पाँव के समान आपके पैर क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, और सेक्स ऑर्गन भी इससे क्या होता है, उसमें भी थोड़ा सूजन आता है। इसी रोग को हम फाइलेरिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके कृषि में उपयोग लिखिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्वेश्चन को भी कितने नंबर का पूछ रहा है उसी हिसाब से हम आंसर देते हैं। सबसे पहला पूछा है कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक, जिसको क्या कहते हैं कि यहां पे दिया है पुनर्योजन डीएनए तकनीक, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये है क्या। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तकनीक में मान लीजिए कोई डीएनए है, ये डीएनए है, इस डीएनए या मान लीजिए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर हमको मान लीजिए इसका इच्छित डीएनए खंड की कॉपीज तैयार करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इच्छित डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से इसको काट कर अलग कर लेते हैं। अब इच्छित इस डीएनए को हम किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ दें। मान लीजिए इसको यहां पे हम जोड़ दे रहे हैं, या इस क्रम को हेर फेर इसी को उठा के यहां पे जोड़ दें, यानी डीएनए के क्रम में हेर फेर कर रहे हैं या एक डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ जोड़ रहे हैं, तो इस तकनीकी को डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यही आपसे पूछ रहा है कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किस डीएनए के क्रम में हेर फेर करना या एक डीएनए को काटकर दूसरे डीएनए के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और इस डीएनए रिकॉम्बिनेशन को जिस तकनीक के द्वारा ये डीएनए रिकॉम्बिनेशन की जाती है, उस टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जो टेक्नोलॉजी अपनाएंगे उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, डीएनए के क्रम में हेर फेर कर दें या एक डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ जोड़ दें, तो इस प्रक्रिया को डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और डीएनए रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया जिस तकनीक के द्वारा, जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है, उस तकनीक को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है इसके कृषि में उपयोग लिखिए। तो कृषि में अगर उपयोग देखिए, तो चूंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं इसका कृषि में क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हम बीटी क्रॉप्स का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसा बीटी क्रॉप्स एक ऐसा प्लांट होता है, एक ऐसी फसल होती है, सॉरी प्लांट बोल दिए, ये फसल होती है जो जिस पे किसी कीट का प्रभाव नहीं होता है, यानी ये क्या होते हैं, कीट प्रतिरोधी होते हैं।
ठीक है, कीट का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बीटी क्रॉप्स का निर्माण जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से करते हैं। दूसरा, हम ब्राउन राइस, सुनहला चावल का भी निर्माण हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से करते हैं। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हम क्या करते हैं कि चावल के जीन में हम थोड़ा सा संशोधन करके, ठीक है, एक चावल प्राप्त किए जो सुनहले पीले रंग का था, जिसे ब्राउन राइस कहा गया, सुनहला चावल। ठीक है, और ये जो आपका ब्राउन राइस, गोल्डन राइस जो सुनहला चावल अपनाया गया, ये इस गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन सर्वाधिक, ये बीटा कैरोटीन युक्त चावल होता है जो विटामिन ए के संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी की पूर्ति के लिए हम गोल्डन राइस जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, आप सुने होंगे कि एक ऐसी भी फसल तैयार की गई है जो अत्यधिक ठंडा को भी सहन कर सकती है, अत्यधिक गर्मी को भी सहन कर सकती है। ठीक है, इस पे किसी प्रकार के कीटों का प्रभाव ना हो। ठीक है, वहाँ ऐसे जिस पे किसी माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया हैं, चाहे वायरस हैं, उनका प्रभाव न पड़े, ऐसे प्लांट को जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं, जीएम प्लांट्स शॉर्ट में उसको बोलते हैं। वो प्लांट्स भी किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये आपका कृषि में उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में चलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायोडाइवर्सिटी, सभी लोग जानते हो, नाम से ही देखिए, जैव विविधता यानी जीवों में विविधता में अंतर होता है। सभी लोग जानते हो कि इस संसार में जीवों की अनेकों जातियां पाई जाती हैं, एक जीव की अनेकों जातियां मौजूद हैं, लेकिन इन सभी जीवों की जातियों में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। किस दृष्टिकोण से, तो सबसे पहले उनकी मार्फोलॉजी के दृष्टिकोण से ले लीजिए, जीन पूल के दृष्टिकोण से ले लीजिए, या आप किसमें उनके जीन पूल को ले लीजिए, या उनके इकोलॉजिकल एरिया जो हैं, जो पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, उनको दृष्टिकोण में रख के जो अंतर पाया जाता है, उसी अंतर को हम जैव विविधता कहते हैं। तो एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि जैव विविधता क्या है, तो जीवों में, ठीक है, जीवों की जातियों में मार्फोलॉजी की दृष्टिकोण से, जीन पूल की दृष्टिकोण से और पारिस्थितिकी क्षेत्रों की दृष्टिकोण से जो अंतर जीवों की जातियों में पाया जाता है, इसी अंतर को हम जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख करना है। आप लोग जानते हो कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन्य जीवों का दोहन कर रहा है, और वन्य जीवों का दोहन अगर इसी प्रकार से होता रहेगा तो आप लोग जानते हो कि वन्य जीव, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे ही हैं, पेड़ पौधे अगर इनका संरक्षण न किया जाए तो ये इन्हीं के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो इससे अगर वो प्रभावित होंगे तो हम भी प्रभावित होंगे। तो इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है, विशेषकर पादप का संरक्षण करना अति आवश्यक है। और इसके संरक्षण के लिए 2 प्रमुख विधि है। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण,
स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है परस्थानीय संरक्षण। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? स्व मीन्स खुद, स्थान मतलब स्व मीन्स अपना, अपना मतलब उनके प्राकृतिक आवास, यानी जब जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास हो, चाहे वो चारागाह हो, चाहे मैदान हो, चाहे वो जहाँ पे वो रहते हैं, जो उनका प्राकृतिक आवास है, अगर वहीं पे उनका संरक्षण किया जाए तो ऐसे संरक्षण को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षण किया जाए तो ऐसे संरक्षण को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत ही आपके 90 राष्ट्रीय उद्यान, 14 बायोस्फीयर रिजर्व और 488 जो है जंतु विहार की स्थापना किया गया है। और आपको बता दें कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम तो होता है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क जो आपका उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट पार्क है। इसमें ये उद्यान सबसे पहले जो है ये स्थापित भारत में किया गया था और यहाँ पे आपका शेरों का संरक्षण किया जाता है। दूसरा है परस्थानीय संरक्षण। परस्थानीय, पर माने दूसरे जगह, यानी जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से हटकर, उनके प्राकृतिक आवास से हटकर किसी एक जगह पर, यानी उनके प्राकृतिक आवास पे नहीं, उनके प्राकृतिक आवास से हटकर किसी एक जगह अगर जीवों का संरक्षण किया जाए तो ऐसे संरक्षण को परस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और परस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत ही जूलॉजिकल पार्क तथा बॉटनिकल गार्डन की स्थापना किया गया है। जूलॉजिकल पार्क तथा बॉटनिकल गार्डन की स्थापना परस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत ही किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेंडल के युग्मकों की शुद्धता तथा स्वतंत्र अपव्यवन नियम पर प्रकाश डालिए। आप लोग को पता है कि आनुवंशिकता के संदर्भ में मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, दूसरा नियम दिया था प्रभाविता का नियम और तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो यहाँ पे पहला और तीसरा नियम पूछ रहा है। पहला नियम है पृथक्करण का नियम, सभी लोग ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन जो है कई बार ये पूछ देता है कि मेंडल के आनुवंशिकता के संदर्भ में प्रथम नियम लिखिए। तो प्रथम नियम आपका पृथक्करण का नियम या इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले कि पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम होता क्या है, तो ये नियम जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। जैसे हम एक लाल पुष्प वाले मटर के पौधे का क्रॉस हम सफेद पुष्प वाले मटर के पौधे से करा रहे हैं। आप लोग जानते हो लाल रंग का जीन होता है कैपिटल आर और सफेद रंग के लिए जिम्मेदार जीन स्मॉल आर। ये आपका पितृपीढ़ी यानी
आपका P1 जनरेशन होता है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। इससे जो प्रथम संतान पीढ़ी मिलती है, इसमें क्या होता है कि इन दोनों के एक एक जीन, यानी पितृ पीढ़ी के एक एक जीन जो होते हैं संतान पीढ़ी में भाग लेते हैं। तो यहाँ जो संतान पीढ़ी मिलेगी, इसमें क्या मिलेगा, एक लाल वाले का जीन और एक सफ़ेद वाले का जीन, यहाँ पे दोनों सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। तो ये आपका प्रथम संतान पीढ़ी F1 जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जिसको बोलते हैं पूरा। यहाँ पे लाल रंग का जीन है और सफ़ेद रंग का जीन है। तो आप लोग जानते हो कि जो आपका यहाँ पे जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में उपस्थित लाल रंग का जीन सफ़ेद रंग के जीन पर प्रभावी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे F1 पीढ़ी में लाल पुष्प वाला मटर का पौधा प्राप्त होता है। अब लाल वाला पौधा जो है, लाल वाला जो है रंग प्रभावी है सफ़ेद रंग पे, तो यहीं से परिभाषा निकालेंगे पृथक्करण का नियम। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या हैं, तुलनात्मक हैं और परस्पर विरोधी हैं। तो इस नियम के अनुसार जब दो तुलनात्मक परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराते हैं, जब दो तुलनात्मक परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराते हैं, तो इनसे बनने वाले जो जाइगोट है, ठीक है, बनने वाले जाइगोट में आप ध्यान देखिए कि इन जाइगोट में क्या हो रहा है, पितृ पीढ़ी का एक एक जीन पृथक पृथक होकर क्या कर रहा है, यहाँ पे जाइगोट के निर्माण में भाग ले रहा है, ठीक है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब दो तुलनात्मक परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, तो पितृ पीढ़ी, दोनों पितृ पीढ़ी यानी माता पिता, मान लीजिए इसको माता, इसको मान लीजिए पिता, तो माता पिता के यानी पितृ पीढ़ी के पर एक एक जीन पृथक पृथक होकर इस जाइगोट के निर्माण में भाग लेते हैं। जो जाइगोट बनता है उसमें माता पिता यानी पितृ पीढ़ी के एक एक जीन पृथक पृथक होकर भाग लेते हैं। इसीलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो गैमीट बनता है वो प्योर बीडेड होता है, शुद्ध नस्ली होता है, यानी वो जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो वंशागत होते हैं। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसी में है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। असॉर्टमेंट ये देखिए, ये जो नियम होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये आपका द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखें। अगर मान लीजिए एक लाल पुष्प वाला है और इसका तना कैसा है, लंबा है, तो पुष्प कैसा है, लाल है, और तना कैसा है, लंबा है। इस पौधे का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, एक मटर के पौधे से करा रहे हैं, जिसके पुष्प का रंग सफ़ेद है और इसका तना कैसा है, बौना तना वाला है। ठीक है,
तो ये क्रॉस क्या होगा, द्विसंकर क्रॉस होगा, क्योंकि इसमें हम दो तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखे हैं, एक पुष्प का रंग और दूसरा तने की लंबाई। ठीक है, तो हम लाल पुष्प वाले लाल पुष्प व लंबे तने वाले को देखें तो लाल रंग के लिए जीन RR और लंबा तना के लिए कैपिटल T, टॉल मीन्स लंबा। और सफेद पुष्प है, सफेद पुष्प के लिए स्मॉल r और बौने तने के लिए स्मॉल t, ये आपका हो जाता है P1 जनरेशन। अब इससे जो F1 जनरेशन मिलेगा तो प्रत्येक लक्षण का एक एक जीन क्या होगा, भाग लेगा। तो एक तो लाल रंग का जीन आ जाएगा, एक सफ़ेद रंग का जीन आ जाएगा, एक लंबे तने का जीन आ जाएगा, एक बौने तने का जीन, ये आपका जो बनता है। ठीक है, F1 जनरेशन का जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में सबका एक एक जीन भाग लेगा। और आप लोग जानते हो कि द्विसंकर क्रॉस में जो इससे जो गैमीट बनते हैं, गैमीट के जो जीन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ये क्रॉस करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी R वाला T से भी क्रॉस करता है, RT, ये R वाला इस T से तो कैपिटल R स्मॉल t, ये वाला इससे क्रॉस किया स्मॉल r कैपिटल T और स्मॉल r स्मॉल t। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को पहले से मिलाएंगे, फिर पहले वाले को दूसरे से मिलाएंगे, फिर दूसरे वाले को पहले से मिलाएंगे और दूसरे वाले को दूसरे से। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप चेकर बोर्ड से, तो चेकर बोर्ड से भी आप हो सकता है। ठीक है, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, T ले रहे हैं और स्मॉल t ले रहे हैं, यहाँ कैपिटल R स्मॉल r। देखिए ये मिलेगा कैपिटल R कैपिटल T, ये मिलेगा कैपिटल R स्मॉल t, स्मॉल r कैपिटल T और स्मॉल r स्मॉल t। इस विधि से भी कर लीजिए या ये क्रॉस विधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनने वाले जो जाइगोट होते हैं, इस जाइगोट से जो गैमीट बनते हैं, गैमीट के जीन आपस में संयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब नियम क्या कर रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को समझिएगा कि वही प्रक्रिया जब, तो यहाँ पे अब इसका नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि जब वही प्रक्रिया अपनाएंगे जब दो तुलनात्मक परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराए। भाई दोनों क्या हैं, तुलनात्मक है और एक दूसरे के विरोधी हैं। तो जब दो तुलनात्मक परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराते हैं तो बनने वाले जो प्रथम संतान पीढ़ी बन रहा है, ठीक है, इस प्रथम संतान पीढ़ी के यानी जो गैमीट बन रहा है, इस गैमीट के या जाइगोट के जो जीन होते हैं आपस में संयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो परिभाषा एक बार और सुन लीजिए कि जब दो तुलनात्मक परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराते हैं तो बनने वाले गैमीट के जो जीन होते हैं आपस में संयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसी नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता क्या है? यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है वर्णांधता किसे कहते हैं या वर्णांधता क्या है? वर्णांधता जिसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस,
नाम से देखिए कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब होता है अंधापन कलर के लिए, यानी इसमें यह जो रोग होता है यह एक यक्ष संलग्न रोग होता है। पहली चीज ये कि यह यक्ष संलग्न रोग होता है। मतलब ये होता है कि आप लोग को पता है कि क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सोमैटिक क्रोमोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि जो सोमैटिक क्रोमोसोम का एक जीन जो है वो जाके सेक्स क्रोमोसोम यानी कौन सा एक्स गुणसूत्र से अगर जुड़ता है तो ऐसे रोग को यक्ष संलग्न रोग कहते हैं। ठीक है भाई, देखिए सोमैटिक क्रोमोसोम का जीन है या तो एक्स से जुड़ेगा, नहीं तो वाई से जुड़ेगा, नहीं तो एक्स। भाई सेक्स क्रोमोसोम पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स होता है, तो ये सोमैटिक क्रोमोसोम का जीन या तो एक्स से जुड़ेगा, नहीं तो वाई से जुड़ेगा, और नहीं तो एक्स और वाई से जुड़ेगा। अगर एक्स से जुड़ता है तो इसको एक्स संलग्न रोग कहेंगे, वाई से जुड़ेगा तो वाई संलग्न रोग होगा, और एक्स वाई दोनों से जुड़ेगा तो एक्स वाई संलग्न कहेगा। तो ये जो होता है वारांधता हुआ चाहे हीमोफीलिया हुआ, ये यक्ष संलग्न रोग है, अर्थात इसमें सोमैटिक क्रोमोसोम का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम से जुड़ता है। इस रोग में होता क्या है, इस रोग में जो इससे पीड़ित व्यक्ति है वो लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। पहचान नहीं कर पाता है, लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इस रोग को ही हम क्या कहते हैं, वारांधता कहते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति जो है लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इस रोग में जो होता है व्यक्ति जो इससे पीड़ित होता है वो लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसीलिए एक वारांध व्यक्ति को ट्रेन का ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक वारांध व्यक्ति को ट्रेन का ड्राइवर क्यों नहीं नियुक्त किया जाता है, तो क्योंकि वो लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? अगर मान लीजिए वारांध व्यक्ति है, उसको ट्रेन का ड्राइवर बना दिए तो क्या होगा, अगर लाल सिग्नल है तो उसको दिखाई नहीं देगा, और लाल दिखाई नहीं देगा तो क्या करेगा, गाड़ी बढ़ा देगा और दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ट्रेन का ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता है। इस रोग का जो जीन होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये पिता से केवल पुत्री के पास जाता है। इस रोग का जो जीन होता है पिता से केवल पुत्री के पास जाता है, और माता से पुत्र एवं पुत्री दोनों को जाता है। जो इस रोग का जीन है वो पिता से केवल पुत्री को जाएगा और माता से पुत्र व पुत्री को जाता है, और पुरुष कभी इस रोग का वाहक नहीं होता है। पुरुष कभी इस रोग का वाहक नहीं होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और आपको बता दें कि ये इस रोग का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस रोग का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर का कि यदि एक वारांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले इसको समझिए। क्वेश्चन है एक वारांध पुरुष का विवाह। पुरुष कैसा है? वारांध है। पुरुष कैसा है? वारांध है। इसकी शादी किससे कराई जा रही है? एक स्त्री से जो कैसी है? सामान्य स्त्री है। स्त्री कैसी है? सामान्य है। सभी लोग जानते हो कि पुरुष का जो क्या होता है? एक्स वाई होता है, और स्त्री का क्या होता है? एक्स एक्स होता है। सभी लोग को पता है। अब देखिए
चूंकि पुरुष क्या है, वर्णांध है, यानी उसका चूंकि वर्णांधता जो है एक्स संलग्न रोग है, तो इस एक्स से सोमैटिक क्रोमोसोम का कोई जीन जुड़ा होगा, यानी एक्स क्या है, प्रभावित है। और चूंकि पुरुष के पास एक ही एक्स होता है, अगर ये एक्स उससे अगर कोई सोमैटिक क्रोमोसोम का जीन एक्स से जुड़ा है तो वर्णांध हो जाएगा, ये वाहक नहीं होगा। अगर महिला है, महिला में अगर मान लीजिए 2 एक्स है तो किसी एक से जुड़ेगा तो ये वाहक होगी, लक्षण दिखेंगे नहीं, केवल वाहक होगा। ये जो होगी सामान्य स्त्री की भांति ही व्यवहार करेगी, कोई लक्षण नहीं दिखेगा जब तक कि दोनों एक्स प्रभावित ना हो जाए। तो चूंकि यहाँ पे स्त्री सामान्य है, यानी कोई एक्स प्रभावित नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, अब इसका क्रॉस कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स एक्स, एक एक्स इससे क्या है, प्रभावित है। एक एक्स प्रभावित है। नियम हमने आपको बताया कैसे क्रॉस कराएंगे, तो पहले वाले को पहले से मिलाएंगे, पहले वाले को दूसरे से मिलाएंगे, फिर दूसरे वाले को पहले से मिलाएंगे, फिर दूसरे वाले को दूसरे से मिलाएंगे। तो यहां देखिए पूछ रहा है कि इस दंपति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये वाहक है, ये पुत्री कैसी है, वाहक है, क्योंकि इसका एक एक्स प्रभावित है। अगर दोनों प्रभावित होता तो ये वर्णांध हो जाती। ये क्या है, ये भी वाहक पुत्री है। ये क्या है, सामान्य पुत्र है, क्योंकि कोई एक्स प्रभावित नहीं है, एक ही एक्स होता है। अगर ये प्रभावित हो जाएगा तो वर्णांध हो जाएगा। ये क्या है, सामान्य पुत्र है। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस दंपति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का, यानी जो सामान्य दृष्टि है उस पुत्र का अनुपात क्या होगा। तो यहां देखिए 50% जो है ये कैसे आ रहे हैं, सामान्य पुत्र आ रहे हैं, और 50% क्या है, वाहक पुत्री आ रही है। तो यही आपसे अनुपात पूछा है, तो कितना है, 50% जो है वो क्या होगा, सामान्य पुत्र का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता क्या है। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यून सिस्टम। एक्टिव इम्यून सिस्टम है क्या, सबसे पहले ये जानिए, अगर किसी रोगाणु मतलब पैथोजेंस, ठीक है, यदि किसी रोगाणु के प्रति हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं सक्रिय होकर, यानी हमारी शरीर की कोशिकाएं जो प्रतिरक्षी जो कोशिकाएं हैं, अगर उस रोगाणु के प्रति स्वयं जो है एंटीबॉडीज का उत्पादन कर रही हैं, तो ऐसे प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं स्वतः एंटीबॉडीज का निर्माण करें, तो ऐसे प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं किसी रोगाणु के प्रति एंटीबॉडीज न तैयार करें, बल्कि हम किसी दूसरे जीव में पहले उस रोगाणु के प्रति एंटीबॉडीज तैयार करके और फिर हमारे शरीर में, जैसे वैक्सीन है, अभी कोरोना का वैक्सीन आया है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें कोरोना वायरस है,
ठीक है। इस कोरोना वायरस का एंटीबॉडीज किसी दूसरे जीव में क्या किया गया, तैयार किया गया, और फिर उस एंटीबॉडीज को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। तो ऐसे प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। क्लियर हो रहा है कि सक्रिय में क्या होगा, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं स्वयं जो है उस रोगाणु के प्रति एंटीबॉडीज तैयार करें तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उस रोगाणु के प्रति तैयार ना हो, बल्कि किसी दूसरे जीव में तैयार करके और फिर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाए तो उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अब देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है इसकी गति जो होती है धीमी होती है, यानी इसका जो रिजल्टेंट होता है वो धीमी गति से होता है, एक ही बार प्रभावशाली नहीं होता है, धीरे 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 वो प्रभाव डालता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एक ही बार क्या होता है, चूंकि एंटीबॉडीज तैयार है, वो तुरंत जो है अपना प्रभावशाली प्रभाव दिखाता है और वो अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है। और लेकिन सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है वो दीर्घकालीन होती है। ये पूरे जब तक आपकी बॉडी रहेगी ना तब तक ये रहती है।